हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग टॉप 10 प्रैक्टिस सेट से रीजनिंग सेक्शन का प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के वीडियो के एग्जाम के सिलेबस पर पूरी तरीके से आधारित ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को आगामी जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है वीडियो का, ठीक, लोगों को लाभ मिल पाएगा। वैसे दोस्त आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो टॉप 10 प्रैक्टिस सेट का जो मैंने मुहिम चलाया है, इसमें वैसे आप लोगों को पता होगा जो वीडियो का एग्जाम होता है उसमें 3 सब्जेक्ट से पर्टिकुलरली 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग 10 प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। मतलब कि हिंदी का 10 प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग का 10 प्रैक्टिस सेट और जीके सेक्शन का 10 प्रैक्टिस सेट, टोटल मिला के 30 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को एग्जाम के पहले प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी हद तक आप लोगों को मदद मिलेगा और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आओगे। इसके पहले के वीडियो में हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करवा रखा है। उसमें भी मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों की वीडियो के एग्जाम के सिलेबस पर पूरी तरीके से आधारित है। वैसे ये वीडियो आप लोगों का रीजनिंग सेक्शन से यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। ये सारे क्वेश्चन भी आप लोगों की वीडियो के एग्जाम के सिलेबस पर पूरी तरीके से आधारित ये सारे क्वेश्चन हैं। तो वीडियो पर दोस्त आप लोग पूरा लास्ट तक बने रहेगा और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ। ओके, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, वो है दोस्त यहाँ दिया है, उस विकल्प का चयन करना है जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो पहला यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर स्क्वायर दिया ना, स्क्वायर में यहाँ पर बी दिया है लेटर, और यहाँ पर भी बी दिया है, यहाँ पर वाई और यहाँ पर भी वाई, ठीक है। ये जो है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। उसके बाद से अगर सेकंड वाले में देखें तो सेकंड वाले में यहाँ पर प्लस प्लस एक साइड में है और यहाँ पर रेक्टेंगल एक साइड में है। उसके बाद से अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आप लोगों का सर्कल दिया है ये अपोजिट है, और यहाँ पर रेक्टेंगल क्या है, ये भी अपोजिट है। स्टार यहाँ पर अपोजिट है और ये भी स्टार अपोजिट है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर पैटर्न तीनों जो आप लोगों का ऑप्शन है, 3 ऑप्शन का पैटर्न जो है सेम है। मतलब कि कौन कौन से, ये और ये, इनका जो पैटर्न है वो सेम है। बट लेकिन यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है इसका पैटर्न जो है वो सेम नहीं है। यहाँ पर इसका पैरेलल, यहाँ पर जो पैटर्न है वो पैरेलल बैठ रहा है और इन तीनों का अपोजिट बैठ रहा है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का सबसे भिन्न कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये ऑप्शन पूरी तरीके से बिल्कुल भिन्न है इन तीनों ऑप्शन से। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है कथन निष्कर्ष वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, उसके बाद से कुछ कथन दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि मतलब कि यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा कथन या दोनों का कथन मिला के यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है आप लोगों के एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है चलिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर दिया है 2 कथनों के बाद नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें और यह बताएं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन सही है। अब हम लोग यहाँ पर प्रश्न को पहले पढ़ेंगे। तो प्रश्न दिया है रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ। मतलब रंजीत जिस वर्ष में, जिस ईयर में उसका बर्थ हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग इन कथनों के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग कथन को पढ़ेंगे। पहला कथन दिया है, वर्तमान में रंजीत अपनी माँ से 24 साल छोटा है। मतलब कि अगर यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, अगर यहाँ पर रंजीत, एक मिनट, ये रंजीत है और ये अपनी माँ से कितना साल छोटा है, तो 24 साल छोटा है, और ये इसकी माँ है, ठीक है। तो माँ से कितना साल छोटा है, 24 साल छोटा है। ओके, उसके बाद से यहाँ पर दिया है दूसरा, पहला ऑप्शन तो हो गया। उसके बाद से पहला कथन हमने पढ़ा। अब सेकंड वाला जो कथन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। रंजीत का भाई जो 2001 में पैदा हुआ है, ठीक है। अब रंजीत का भाई भी है, अब इसका भाई भी है, इसका क्या है, भाई भी है। तो ये कब पैदा हुआ है, ये 2001 में पैदा हुआ है, 2001 में पैदा हुआ है। अब इसकी माँ से 31 साल छोटा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 2001 में पैदा हुआ है तो अपनी माँ से 31 साल का छोटा है। मतलब कि इसमें 31 और ऐड कर देंगे, 31 और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर माँ का एज पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2001 है और 31 साल छोटा है, तो 31 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 32। मतलब कि यहाँ पर जो सन चल रहा है वो 2032 चल रहा है, ठीक है, 2032 चल रहा है। और यहाँ पर रंजीत कब पैदा हुआ होगा, तो यहाँ पर 24 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 से 4 जाएगा 8, और यहाँ पर 2 से 2 जाएगा 0, ठीक है। मतलब कि 2008 आ जाएगा।
मतलब कि रंजीत जो पैदा हुआ है 2008 में पैदा हुआ है और इसका भाई है वो 2001 में पैदा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को दोनों कथन की ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट कथन और सेकंड कथन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है केवल कथन एक सही है जबकि विवरण दो सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बी वाला, केवल कथन दो सही है जबकि विवरण एक सही नहीं है, ये भी आप लोगों का पूरी तरीके से आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ना तो कथन एक और ना ही सेकंड सही है, तो ये भी पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। कथन एक और दो दोनों सही है, मतलब कि ये पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर दोनों कथन की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, पढ़ें और जवाब दें निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है। कथन दिया है क्या वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद की है, तो तर्क क्या है, तर्क को हमको यहाँ पर पढ़ना होगा। तो तर्क पहला दिया गया है, हाँ चूंकि वैश्वीकरण उपायों को 90 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू किया गया था, भारत स्थिर आर्थिक वृद्धि हासिल करने में सक्षम हो गया था जबकि अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी से संघर्ष कर रही थी। तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। सेकंड वाला अगर हम लोग देखेंगे तो सेकंड वाला है नहीं, आर्थिक वृद्धि मात्र आय में वृद्धि में नहीं होती है, इसे लोगों के कल्याण में वृद्धि भी करनी चाहिए। वैश्वीकरण के उपायों को अपनाने के 20 साल बाद भी भारत में अभी भी गरीबी लोगों का एक बड़ा प्रतिशत है। ठीक है, गरीब लोगों का एक बड़ा प्रतिशत है, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नॉट वाली कंडीशन आ गई है। ठीक है, और ये जो आप लोगों का तर्क दिया है ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का तर्क एक केवल इससे मैच कर रहा है कथन से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों तर्क एक और तर्क दो मजबूत हैं, तो ये दोनों तो नहीं है, केवल पहला है, केवल तर्क एक मजबूत है, तो यहाँ पर बी वाला सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ना सी होगा ना ही डी होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, ना बड़ा सा क्वेश्चन है। वैसे मैं बता दूं दोस्त, यूपी ट्रिपल के कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जैसे कि आप लोगों का वीडियो का एग्जाम हुआ, मंडी परिषद का एग्जाम हुआ, ये सारे जो एग्जाम होते हैं इसमें जो रीजनिंग सेक्शन से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही लेंदी वाले क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे जो हैं दोस्त देख के ऐसे क्वेश्चन को घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन को ईजिली टैकल करना है, ठीक है, उसको फेस करना है और आसानी से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, घबरा जाएंगे तो वो क्वेश्चन लगेगा ही नहीं। ठीक है, और आप लोग वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे और पूरा पेपर खराब करके चले आओगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त हमको अपने रिलैक्स माइंड से क्वेश्चन को पढ़ना है और पूरा टाइम वहाँ पे रहता है। ठीक है, रिलैक्स माइंड से पढ़ना है और उस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको देख के अगर आप लोग घबरा जाओगे तो सारे क्वेश्चन जो आगे आते रहेंगे वो भी गलत करके आओगे। ठीक है, तो हमको घबराना नहीं है, रिलैक्स माइंड से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए सवाल में एक कथन के बाद दो पूर्वानुमान 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथन में सब कुछ सच मानना है और फिर दो पूर्वानुमानों पर विचार करना और तय करना है कि उनमें से कौन सा तार्किक रूप से किसी भी संदेह से परे है, कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। चलिए कथन पढ़ते हैं हम लोग। कथन दिया गया है, जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते हैं उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर पूर्वानुमान दिया गया है, पूर्वानुमान को पढ़ लेते हैं। पूर्वानुमान पहला दिया है, प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है। बिल्कुल इस कथन के अनुसार तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। सेकंड है, प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है। ठीक है, सेकंड भी यहाँ पर सही लग रहा है। ठीक है, पूर्वानुमान 1 और 2 यहाँ पर दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक विषय में केवल नहीं बनाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल परीक्षा जो होता है वो जिसका जो कई सारे जो विषय होते हैं, जो प्रैक्टिकल वाली जो विषय होते हैं, उन सारे विषयों में उसको उस छात्र को तकनीकी रूप से या कह सकते हो उसको मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर एक विषय दे दिया गया है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड वाला आप लोगों का बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर पहला जो है आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, पूर्वानुमान फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला दिया है ना पूर्वानुमान 1 और ना 2 अंतर्निहित है, बी वाला दिया है केवल पूर्वानुमान 1 अंतर्निहित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा, यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए सवाल में दो कथन 1 और 2 हैं, तय करें क्या कथनों
में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं? दोनों कथनों को पढ़ें और अपना जवाब दें। तो मतलब कि यहाँ पर सवाल को देखना है, सवाल का जवाब देने के लिए 2 तर्क दिए गए हैं। मतलब कि यहाँ पर चूज करना है कि मतलब एक तर्क सवाल देने के लिए ज़रूरी है या दोनों तर्क मिलकर ज़रूरी है इसका जो है आंसर देने के लिए। जैसे कि मैंने अभी पहले क्वेश्चन करवाया था, उसमें सवाल के लिए 2 तर्क दिए गए थे। दोनों तर्क उसमें हमने बताया कि मतलब कि उसमें दोनों तर्क की ज़रूरत पड़ेगी उस सवाल का जवाब लाने के लिए। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा जूम मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर दिया गया है सवाल क्या है, सवाल को पढ़ते हैं पहले। तो सवाल दिया है कलई के संदर्भ में नायर की दिशा क्या है। अब हमको यहाँ पर फिगर बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर फिगर बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पहला कथन दिया गया है कलई रमेश के उत्तर से 10 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर कलई हो जाएगा, यहाँ पर के से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। कलई है, ये किससे 10 मीटर की दूरी पर है? तो रमेश से। तो आर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इससे 10 मीटर की दूरी पर है कौन? कलई, ये कलई। अब देखो यहाँ पर दिया है विजय कलई के उत्तर पश्चिम, मतलब उत्तर पश्चिम इधर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम कितना है? विजय कलई के उत्तर पश्चिम से 5 मीटर, मतलब कि 5 मीटर की दूरी पर है कौन? विजय। यहाँ पर वी केवल मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद से सेकंड जो तर्क दिया है, नायर विजय के पश्चिम से 5 मीटर, मतलब कि एन नायर जो है वो 5 मीटर यहाँ पर पश्चिम में है, किससे? विजय से। उसके बाद से यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में दिया था कलई के संदर्भ में नायर की दिशा, मतलब कि ये जो के है उससे उसके संबंध में इस नायर की दिशा क्या होगी? तो उत्तर पश्चिम होगा, जाहिर सी बात है उत्तर पश्चिम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त दोनों कथन को हमको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, तभी इस सवाल का जवाब निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जो कथन है वो एक साथ मिलके इस सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त होंगे। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन पहला दिया है कथन 1 और 2 में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, नीचे दिए गए सवाल में एक कथन के बाद 2 पूर्वानुमान 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथन में सब कुछ सच मानना है और फिर 2 पूर्वानुमानों पर विचार करना है, ठीक है। तो कथन पढ़ते हैं पहले। भारत दुनिया की कुल IT उद्योग में 55,000 की हिस्सेदारी रखता है, ठीक है। अब पूर्वानुमान हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर सब कुछ सच मानना है कथन का, ठीक है। उसके बाद से पूर्वानुमान पढ़ के हमको आंसर देना है। तो पहला जो पूर्वानुमान है वो है विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण ही भारत को पसंद करती हैं, ठीक है, ये दिया है। उसके बाद से दिया है यहाँ पर सेकंड वाला, केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडी प्रदान की है। तो यहाँ पर जो पहला दिया है विदेशी कंपनी सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण ही भारत को पसंद करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड है केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडी प्रदान की है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्वानुमान 1 और ना ही 2 अंतर्निहित है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। निष्कर्ष पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। तो कथन क्या दिया है? सभी ऑक्सीजन अद्वितीय हैं। तो यहाँ पर सभी ऑक्सीजन, यहाँ पर O2, ये किसका क्या हो जाएंगे? अद्वितीय, मतलब कि अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय। और सभी क्लोरीन, जो सभी क्लोरीन है, क्लोरीन ये क्या है? उपयोगी हैं, तो यहाँ पर उपयोगी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर निष्कर्ष क्या है? कुछ क्लोरीन उपयोगी हैं, तो कुछ क्लोरीन सभी में कुछ आते हैं, तो यहाँ पर पहला जो है वो तो बिल्कुल सही है, कुछ क्लोरीन उपयोगी हैं, ठीक है, सभी हैं तो कुछ भी होगा। उसके बाद से सेकंड है कुछ क्लोरीन ऑक्सीजन है, तो कुछ क्लोरीन जो है ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर कैसे ये सही हो जाएगा? कुछ क्लोरीन ऑक्सीजन है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा सेकेंड वाला निष्कर्ष। तो यहाँ पर पहला वाला जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही होगा, सेकेंड वाला बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का पहला है, केवल 2 अनुसरण करता है, 2 बी है, दोनों 1 और 2, तो यहाँ पर पहला वाला, यहाँ पर सी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर। कथन 1 केवल अनुसरण करता है, तो यहाँ पर कथन 1, यहाँ पर निष्कर्ष जो है, ठीक है, जो निष्कर्ष 1 है वो केवल अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर सी में केवल 1 अनुसरण करता है, ये दिया है, तो यहाँ पर आप लोगों का यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित 4 चिन्हित आकृतियों में 3 प्रकार के हैं, मतलब 3 एक प्रकार के हैं, एक आकृति अन्य 3 की तरह नहीं है, मतलब कि 4 यहाँ पर आकृति दिए गए हैं, फिगर दिए गए, इनमें से एक जो है डिफरेंट है, ठीक है, उसको हम लोगों को चूज करना है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन से देखेंगे तो यहाँ पर उल्टा आर दिया है,
यहाँ पर तो ये एरो बनाया है, और यहाँ पर उल्टा क्यू है, यहाँ पर उल्टा एस है। मतलब कि ये जो 3 फिगर दिख रहे हैं ना, ये एक तरीके से है, मतलब कि उल्टा जो लेटर है, अपोजिट लेटर, उसको यहाँ पर इन्होंने दिखाया। लेकिन यहाँ पर ये जो फिगर है ये बिल्कुल इन तीनों फिगर से डिफरेंट है। ठीक है, इसमें कोई भी लेटर नहीं है और ना ही कोई उल्टा यहाँ पर कोई लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इन तीनों फिगर से यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी पूरी तरीके से भिन्न है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो है यहाँ पर एक मानक पाशा वह होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों का अंक का योग जो होता है वो 7 होता है। नीचे दी गई आकृतियों में से किसे अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पाशा बन सकता है। पहले ऑप्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एक का जो यहाँ पर अपोजिट होगा, यहाँ पर 3 दिया गया है, एक का अपोजिट 3 है, तो 3 एक को ऐड करेंगे तो 4 होता है। तो 4 हो रहा है, तो अपोजिट को हम लोग ऐड करने पे मानक पाशा का ये रूल होता है कि अपोजिट वाले फलक को हम लोगों को अगर ऐड कर रहे हैं तो मिलके वो 7 होते हैं। तो यहाँ पर तो 4 आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये मानक पाशा होगा ही नहीं। बी वाले को चेक करेंगे तो यहाँ पर 3 का अपोजिट 4 है, तो 3 4 को ऐड करेंगे 7 होता है। 2 का अपोजिट 5 होता है, 2 5 को ऐड करेंगे 7 होता है। 6 का अपोजिट 1 है, तो 6 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो ये 7 हो रहा है। तो ये बिल्कुल मानक पाशा की तरह कार्य मतलब कि यहाँ पर शो कर रहा है अपने आप को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमको आगे कोई भी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है नीचे दिए गए आरेख में त्रिभुज अमेरिकी का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि यहाँ पर एक ट्राइंगल है जो कि अमेरिकी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और वृत्त जो है वो गायकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो वृत्त गायक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से और आयत अभिनेताओं का, मतलब कि जो रेक्टेंगल है वो किसका, अभिनेता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो वह हिस्सा हमको चुनना है जो अमेरिकी गायकों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि अमेरिकी ये हो गया, गायक ये हो गया, मतलब कि ये दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। बट यहाँ पर दिया है जो अभिनेता नहीं है, मतलब कि यहाँ पर जो रेक्टेंगल है वो नहीं आना चाहिए और ये दोनों आनी चाहिए। ठीक है, अमेरिकी और गायक। तो अमेरिकी और गायक, ये रेक्टेंगल वाला हिस्सा तो बिल्कुल तरीके से गायब हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों आएगा तो दोनों आप लोगों का किस में है, तो ए वाला दोनों शो कर रहा है। यहाँ पर सर्कल भी है और यहाँ पर जो आप लोगों का ट्राइंगल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है वो आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन यहाँ पर ए वाले में ए दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है दिए गए चित्र में त्रिभुज विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मतलब कि त्रिभुज जो है रेक्टेंगल वो विवाहित लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसके बाद से आयत जो है, आयत ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, आयत नियोजित व्यक्तियों का। यहाँ पर नियोजित मैं लिख दे रहा हूँ, नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और वृत्त जो है, वृत्त ये गोल्फ खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उस अक्षर का चयन करना है जो अविवाहित, मतलब कि अविवाहित हो, मतलब कि ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद से क्योंकि ये विवाहित है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो अविवाहित हो और नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो यहाँ पर दोस्त रेक्टेंगल आना चाहिए जो गोल्फ नहीं खेलते, मतलब कि ये भी नहीं आना चाहिए, मतलब कि केवल रेक्टेंगल आना चाहिए। तो रेक्टेंगल में कौन सा है केवल, तो ए वाला है। ठीक है, ये केवल रेक्टेंगल में शो हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर ए वाला है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, यहाँ पर दिया है 100 अभ्यर्थियों के सर्वेक्षण में आइसक्रीम फ्लेवर वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी की उनकी पसंद के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की गई है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्त आप लोगों के वेन डायग्राम वाले हैं। ठीक है, वेन डायग्राम वाले ये सारे क्वेश्चन हैं। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करके हम आप लोगों को दिखाते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इस ऐसे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दिया है 50 अभ्यर्थियों को वनीला पसंद है, मतलब कि यहाँ पर 2 सर्कल बनेगा। ठीक है, पहला वाला है वनीला, ठीक है, वनीला है पहला, और दूसरा वाला है चॉकलेट। ठीक है, और पहले में कितना नंबर है, 50 है और दूसरे में 43 है। तो मैं यहाँ पर 43 लिख ले रहा हूँ।
ठीक है, और इसको सर्कल कर ले रहा हूँ। उसके बाद से दिया है 13 ने वनीला और चॉकलेट को पसंद किया, 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद किया, 1 मिनट। और उसके बाद से यहाँ पर दिया है 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की, मतलब कि यहाँ पर एक और सर्कल बनेगा स्ट्रॉबेरी वाला, स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पर नंबर क्या है 28 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से दिया है 13 ने वनीला और चॉकलेट को पसंद किया, मतलब कि वनीला ये रहा और चॉकलेट ये रहा। 13 ने यहाँ पर वनीला और चॉकलेट को पसंद किया है, तो 13 यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पर 13 में लिख ले रहा हूँ। उसके बाद से दिया है 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद की, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, मतलब चॉकलेट ये रहा, स्ट्रॉबेरी ये रहा, तो कितना 11, तो यहाँ पर 11 में लिख ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दोनों जो सर्कल हैं वो मिल रहे हैं। उसके बाद से दिया है 12 ने स्ट्रॉबेरी और वनीला को पसंद किया, तो स्ट्रॉबेरी ये रहा, वनीला ये रहा, तो यहाँ पर 12 में लिख ले रहा हूँ। उसके बाद से दिया है और 5 ने सभी तीनों फ्लेवर को पसंद किया, मतलब 5 को बीच में लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर तीनों सर्कल आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 13 है। अब 13 में से 5 को हम लोग माइनस करेंगे, तब जाके यहाँ पर जो नंबर आएगा उसको यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, 1 मिनट, इसको इरेज में कर ले रहा हूँ। 13 था ना, तो 13 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 13 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप लोगों का आएगा 5 3 8 आएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ओके। उसके बाद से यहाँ पर 11 दिया है, तो 11 से 5 जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों का 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर दोस्त 11 को हम लोगों को इरेज करना पड़ेगा और यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर 6 लिखना पड़ेगा, ओके। उसके बाद से 12 से 5 जाएगा, आप लोगों का 5 6 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 12 की जगह पर 7 आएगा, तभी 7 5 मिलके 12 होंगे, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का इसको इरेज करना पड़ेगा और यहाँ पर हमको 7 लिखना पड़ेगा, 7, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर डायग्राम बन चुका है। अब हमको क्वेश्चन का आंसर बस देना है। अब यहाँ पर दिया है ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया लेकिन वनीला को पसंद नहीं किया है, मतलब कि चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी ये दोनों, मतलब कि ये दोनों, ठीक है। इन दोनों को ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, हाँ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद किया लेकिन वनीला को पसंद नहीं किया है, तो यहाँ पर दोस्त 6 दिया है ना, 6 केवल ऐसे हैं जिसने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद किया है बट वनीला को पसंद नहीं किया है, तो यहाँ पर 6 वाला देखिए ऑप्शन में कहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करना है जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सकता है। अब यहाँ पर अगर आप लोग डायग्राम को यहाँ पर फिगर को देख रहे होंगे तो पहला वाला जो आप लोगों का यहाँ पर फिगर दिया है इसका जस्ट अपोजिट इसको बना दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाया गया है पूरे फिगर को। तो यहाँ पर दोस्त इसको घुमा के इस मतलब इस फिगर में यहाँ पर स्थापित किया गया है। उसके बाद से ऐसे ही हम लोग इस फिगर को हम लोग 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम लोग घुमाएंगे तो इसका फिगर कुछ यूँ होगा, यूँ, ठीक है। 90 डिग्री अगर इसको घुमाएंगे तो इस तरीके से देखिए कहीं पे है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, तो ये तो नहीं होगा, बी वाले में इस तरीके से यहाँ पर दे दिया है इस तरीके से बीच में, तो ये भी क्रॉस होगा, गलत होगा। और यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए ना, तब जाके सही होता, तो ये भी गलत है। डी वाला आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि डी वाला जो फिगर है इस तरीके से मैच कर रहा है और क्लॉकवाइज हम लोग अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम लोग घुमाएंगे तो यही फिगर हमको एग्जैक्ट प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक कंपनी यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित आरेख एक कंपनी के किसी विशेष विभाग के कर्मचारियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या के लिए एक किए गए सर्वेक्षण का परिणाम है। आरेख का अध्ययन करें और उस विकल्प की पहचान करें जो गलत है। तो यहाँ पर पहले सर्कल में है 10 लोग जो है अंग्रेजी बोल रहे हैं और सेकंड सर्कल में है 12 लोग हिंदी बोल रहे हैं और थर्ड जो सर्कल है उसमें 9 लोग मराठी बोल रहे हैं। और यहाँ पर दिया है कि मतलब कि उस विकल्प का चयन करना है जो गलत है। तो पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या जो है वो 54 है। अब 54 कैसे निकलेगा, तो सभी जो नंबर हैं उसको ऐड करना पड़ेगा। तो हमको 10 यहाँ पर 10 पहले है, अंग्रेजी 10 बोल रहे हैं तो 10 को यहाँ पर लिख ले रहे हैं, 12 को यहाँ पर लिख ले रहे हैं, उसके बाद से 9 को हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं, ठीक है, मराठी वाले को। उसके बाद से ये जो बीच वाले हैं सबको हमको ऐड करना पड़ेगा। 8 7 कितने होते हैं, तो 7 7 14, एक 15 होते हैं, 15 3 आप लोगों का हो जाएगा 18, 18 5 कितना होगा
आप लोगों का 18 5 हो जाएगा 23, तो यहाँ पर 23 लिख ले रहे हैं और सबको ऐड कर ले रहे हैं, तो 2 0 यहाँ पर 2 9 आप लोगों का हो जाएगा 11, उसके बाद से 11 3 आप लोगों का 14, 4 हाथ में आया 5, 5 1 6 और 1 7 और 1 मिनट यहाँ पर 14 आया ना, तो 9 2 11 और 3 14, तो 4 यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा, 1 1 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो यहाँ पर आप लोगों के कर्मचारी हैं वो 54 है, तो यहाँ पर वही तो दिया है ऑप्शन नंबर ए में, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 54 है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला है। 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी बोलने वालों की जो संख्या है, हिंदी बोलने वाले को जो संख्या है यहाँ पर टोटल आप लोगों का इसको काउंट करना पड़ेगा, तो 12 8 आप लोगों का 20, 20 3 23, 23 7 30, तो 30 कर्मचारी हैं हिंदी बोल सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद से अगर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते हैं, तो मराठी वालों की जो संख्या है ये है, तो 5 3 यहाँ 8 हो जाएगा, 8 7 15, 15 और 9 हो जाएगा आप लोगों का 24, ठीक है। तो 24 कर्मचारी ये केवल मराठी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते हैं, तो नहीं दिया है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। और डी वाला अगर हम लोग देखें तो डी वाला जो ऑप्शन है तो इसको भी देख लेते हैं, वैसे तो यही सही होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट ऑप्शन यही बचा है, तो डी वाले को पढ़ लेते हैं। तो डी वाला दिया है 23 कर्मचारी केवल भाषाएं 2 भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है। दो भाषाएं बोलने वालों की जो संख्या हो जाएगी यहाँ पर 7 8 और 3, इसको ऐड करना पड़ेगा, तो 8 7 15 हो जाएगा और 15 5 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 23 कर्मचारी दिए हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा डी वाला, ठीक है, यहाँ पर 20 होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है, ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ दिया है एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, ठीक है, पूर्व की ओर चल रहा है, तो 100 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। वो पूर्व 100 मीटर चलने के बाद मतलब कि 100 मीटर उसने चला और उसके बाद से वो बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर मतलब ऊपर, मतलब कि 25 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ के वो 25 मीटर चला। उसके बाद से दिया है पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, मतलब कि इधर मुड़ा और 45 मीटर वो चला। उसके बाद से दिया है और अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, ठीक है, 25 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो मतलब कि इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये वाला डायरेक्शन तो पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा। तो अभी वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो दक्षिण दिशा में चल रहा है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण, ठीक है, ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, ठीक है, यहाँ पर दिया है उस विकल्प का चयन करना है जो अन्य से भिन्न है, मतलब कि पहला ऑप्शन है मालदीव, सेकंड है भूटान, सी है नेपाल एंड डी है सेशल्स। तो इसमें से कौन सा भिन्न है, तो मैं बता दूं जो नेपाल है ये नेपाल, ठीक है, और मालदीव ये मालदीव, और आप लोगों का जो भूटान है, नेपाल मालदीव और ये भूटान, ये एशिया का पार्ट है, ठीक है, ये एशिया का पार्ट है। बाकी सेशल्स जो है वो अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है, अफ्रीका का पार्ट है। तो यहाँ पर 3 तो एक जैसे हैं, एशिया का भाग है, 3 जो हैं ये जो तीनों हैं ये तीनों जो हैं ये एशिया का भाग है, बाकी ये डी जो सेशल्स है वो अफ्रीका का पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पर डी वाला बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा इन तीनों से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये रहा, यहाँ पर दिया है दी गई श्रृंखला में से असंगत अक्षर का पहचान करना है। तो यहाँ पर 13 280 दिया है, 14 237 दिया है, 15 276 दिया है, 16 272 दिया है। तो इसमें बेसिकली यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक बैठ रहा है यहाँ पर 13 और 280 के बीच, तो यहाँ पर 280 13 से डिवाइड पूरी तरीके से नहीं होगा, 237 भी 14 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, 276 भी 15 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, बट यहाँ पर 16 को अगर 16 से 272 को डिवाइड करें तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यही केवल भिन्न है, मतलब कि लास्ट वाला 16 272, ठीक है, 272 16 से डिवाइड हो रहा है, बाकी ये सारे नंबर अपने नंबर से डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल जो लास्ट वाला है वो बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑप्शन की, तो ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर है बी वाला, ठीक है, ये आप लोगों का बिल्कुल भिन्न हो जाएगा इन तीनों से, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन को के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, निष्कर्ष को पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण कर रहा है। तो कथन है सभी नाइट्रोजन अद्वितीय हैं, तो यहाँ पर सभी नाइट्रोजन मैं बना ले रहा हूँ, ये जो सभी नाइट्रोजन है वो क्या है
द्वितीय हैं। ओके, उसके बाद से दिया सभी उर्वरक उपयोगी हैं, यहाँ पर उर्वरक मैं लिख ले रहा हूँ, उर्वरक उपयोगी हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष में क्या दिया है, कुछ उर्वरक उपयोगी हैं, तो सभी हैं तो कुछ भी हो जाएगा, कुछ उर्वरक भी उपयोगी हो जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल सही है पहला निष्कर्ष, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले अभी देखा है। उसके बाद से यहाँ पर सेकंड वाला है कुछ उर्वरक नाइट्रोजन है, उर्वरक और नाइट्रोजन के बीच कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर दिया है कुछ उर्वरक नाइट्रोजन है, तो ये तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा ये निष्कर्ष। तो पहला निष्कर्ष केवल सही कर रहा है, सही अनुसरण कर रहा है कथन का, तो यहाँ पर पहला वाला जो है वो सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं कहीं पे है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है केवल एक अनुसरण कर रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया, लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी, लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी, पिता ने सभी लड़कों को रुपए 10 और सभी लड़कियों को यहाँ पर 20 उपहार स्वरूप दिए, यदि कुल रुपए 280 खर्च हुए तो लड़कों की संख्या हमको बताना है। तो यहाँ पर दोस्त ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से हमको सॉल्व करना चाहिए, जिसमें टाइम की बचत होती है, इसमें हम लोगों को कोई भी इक्वेशन या कोई भी फार्मूला लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वैसे मैं फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑप्शन के जरिए यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाएगा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लड़कों की संख्या, यहाँ पर मैं गर्ल्स लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर बॉयज़ लिख ले रहा हूँ, गर्ल्स की संख्या हमेशा बी से बॉयज़ से 2 अधिक है। ठीक है, तो टोटल जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो खर्च हो रहे हैं 280। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो 8 दिया है। ठीक है, लड़कों की संख्या अगर हम लोग 8 मान लें, यहाँ पर कलर में चेंज कर ले रहा हूँ, लड़कों की संख्या अगर हम लोग 8 मान लें, ठीक है, तो गर्ल्स की संख्या 2 ज़्यादा है बॉयज़ से। ठीक है, तो 8 और गर्ल्स की संख्या तब कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब इनके पिता के द्वारा जो लड़कों को कितना रुपया दिया गया है, सारे लड़कों को तो 10-10 रुपये दिया गया, तो 8 गुणे 10 करेंगे तो 80 रुपया इधर हो जाएगा, और लड़कियों को 20 रुपये उपहार दिया गया है, तो सारी लड़कियों को 20-20 रुपये दिया गया, तो 10 गुणे यहाँ पर 20 करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा 200। अब 200 और 80 को जब हम लोग मैच करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, तो 280 आप लोगों का निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि जो यहाँ पर लड़कों की जो संख्या है दोस्त, वो हमको 8 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है 29 तथा 39 के बीच ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आती है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 29 हमको 29 लिखना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर 39, इसको ऐड करके 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको ऐड किए तो कितना आया निकल के, तो 68, 9 9 18, 8 हाथ में आया 1 2 3 5 1 6, 68/2। इसको जब हम लोग कट करेंगे तो 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 34। अब 34 से हम लोग -1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले, मतलब कि मध्य संख्या तो आप लोगों का निकल के आ गया 34, उसके एक संख्या पहले, तो मतलब 34 से हम लोग माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 33। कौन सी संख्या आएगी, तो 33 निकल के आएगी। तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 33, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, ये सिंबल वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया है यदि डॉलर ये सिंबल है, इसका मतलब है जोड़ का प्रतीक है, इसको जोड़ का प्रतीक मानते हैं। और यहाँ पर जो @ है इसका अर्थ है घटाओ, और यहाँ पर हैज़ का अर्थ है गुणा, और यहाँ पर कॉपीराइट वाला जो सिंबल है इसका जो प्रतीक है वो डिवीज़न का प्रतीक है, सिंबल माना जाता है। फिर हल करें, अब इसको हमको हल करना पड़ेगा। तो 75 हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर कॉपीराइट वाले को क्या माने हैं, डिवीज़न, तो डिवीज़न का सिंबल यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद से यहाँ पर 5 दिया है तो 5 लिख लेते हैं। उसके बाद से डॉलर वाले सिंबल को का मतलब जोड़ है, तो यहाँ पर दोस्त यहाँ पर प्लस लिखते हैं, और यहाँ पर 20 उसके बाद है। @ का अर्थ क्या है, घटाव है, तो घटाव यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं, और उसके बाद से कौन सा नंबर है, 12 है। और हैज़ का मतलब है गुणा, तो यहाँ पर गुणा लिखते हैं, और उसके बाद से 3 नंबर है, तो यहाँ पर इसको 3 लिख लेते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो डिवाइड है, पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से 75 कितनी बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। और यहाँ पर +20 लिखते हैं, -12 × 3 कितना हो जाएगा, 12 36 होता है, तो 3 36 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35
35 और यहाँ पर -36 आ जाएगा। तो 35 से -36 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 आएगा। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया है -1। ठीक है, यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, ये भी सिंबल वाले क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित व्यवस्थापन का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। अब यहाँ पर इसको पढ़ना पड़ेगा। यदि दिए गए अनुक्रम में सभी संख्याओं और प्रतीकों को निकाल दिया जाए, मतलब ये सभी जो संख्या है और प्रतीक है उसको निकाल दिया जाए, तो सबसे अधिक बार आने वाले स्वर वावेल की पहचान करना है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर कौन कौन सा है, तो हमको नंबर और सिंबल को निकालना है। बेसिकली यहाँ पर हमको लेटर को लिखना है। तो लेटर पहले दिया है ए, उसके बाद से दिया है एस, उसके बाद से ए, फिर से टी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर इसको तो निकाल देना है, और पी फिर से दिया है, फिर से क्यू दिया है, 1 to 4 को निकालना है, फिर एस दिया है, फिर यू दिया है, फिर टी दिया है, इसको तो निकाल ही देना है। अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा बार वावेल की पहचान करनी है, तो वावेल हमको यहाँ पर पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो वावेल तो एक ये है ए, एक ये भी है, ए ई आई ओ यू भी है। तो सबसे ज़्यादा बार ए वाला आया है, ठीक है, ए वावेल आया है। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है ये रहा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर दिया है, अगर चिन्ह गुणे को भागा से बदल दिया जाए और माइनस को यहाँ पर प्लस से बदल दिया जाए, तो नीचे दिए गए व्यंजन का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसको, यहाँ पर जो सिंबल है अलग अलग, जो मल्टीप्लाई का है, यहाँ पर डिवीज़न का है, माइनस का है, प्लस का है, तो इसको हमको आपस में बदलना है। तो गुणे को भागा से और माइनस को प्लस से बदलना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 225, गुणे को भागा से यहाँ पर बदल लेते हैं 15, और भागा को यहाँ पर डिवीज़न को हम लोग मल्टीप्लाई से यहाँ पर बदल लेते हैं। फिर से 3 है, माइनस को प्लस से, उसके बाद 7, प्लस को माइनस से, उसके बाद से 1। अब 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 से 15 बार में जाएगा, और यहाँ पर 15 × 3 हो जाएगा। 15 × 3 कितना होता है, 15 तिहाई 45 होता है। 45 + 7 यहाँ पर करेंगे, 45 + 7 करेंगे तो इतना आ जाएगा आप लोगों का 52 आ जाएगा, 52, और 52 से -1 कर लेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा 51। तो यहाँ पर दोस्त जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का दिया है ऑप्शन नंबर डी में 51, यही आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया है संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आ रही है। तो यहाँ पर संख्या 2 एक तो ये रहा, इसके बाद यहाँ पर विषम संख्या है तो ये हो गया, उसके बाद से एक तो यहाँ पे है, इसके बाद भी यहाँ पर एक विषम संख्या है, उसके बाद से यहाँ पर भी है, तो इसके बाद से भी 5 जो आ रहा है ये भी एक विषम संख्या है। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे तो ये विषम संख्या नहीं होगा, 2 के बाद 6 जो है वो विषम संख्या नहीं है, वो सम संख्या है। उसके बाद से यहाँ पर 2 के बाद 4 है तो ये भी विषम संख्या नहीं, सम है। एक यहाँ पर 2 के बाद 5 है तो ये भी विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आप लोगों का 4 यहाँ पर 2 ऐसे हैं जिसके जस्ट बाद जो नंबर आ रहा है वो क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, आप लोगों का हाँ सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर दिया है 4 बहनें सुनीता, पुनीता, विनीता और जूली हैं, सभी की उम्र भिन्न है। सुनीता सिर्फ पुनीता से छोटी है, विनीता जूली से छोटी है, चारों में सबसे छोटा कौन है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है सुनीता सिर्फ पुनीता से छोटी है, तो यहाँ पर मैं यस लिख लेता हूँ, एस। सुनीता किससे छोटी है केवल, तो पुनीता से पी से छोटी है, ठीक है, ये पी से छोटी है सुनीता। अब विनीता जूली से छोटी है, अब यहाँ पर विनीता तो एस से भी छोटी होगी ना, सुनीता से भी छोटी होगी, तो यहाँ पर आप लोगों का जूली से छोटी है ना, तो जूली यहाँ पे आ जाएगी, और जूली से भी कौन छोटा है, विनीता है छोटी। तो यहाँ पर दिया है क्या, चारों में सबसे छोटा कौन है, तो चारों में सबसे छोटा यहाँ पर विनीता है, क्योंकि ये सबसे छोटी है, जूली से भी, सुनीता से भी और पुनीता से भी। तो यहाँ पर दोस्त आप लोग का विनीता, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो विनीता है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या यहाँ पर दिया गया है, चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा अक्षर समूह अगला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक अक्षर समूह दिया है, मतलब लेटर का ग्रुप दिया गया है, और यहाँ पर एक
सीरीज़ है, ठीक है। इस सीरीज़, इस पैटर्न को हमको समझना होगा। तो यहाँ पर गेम 26 दिया है, SCNG 32 दिया है, IDOS 36 दिया है, KEQI ये 42 दिया है, LGRK यहाँ पर 48 दिया है। तो 26 और 32 के बीच अगर हम लोग संबंध देखें, यहाँ पर 26 जो है और यहाँ पर 32 है, इसके बीच संबंध देखें तो 26 से कितना ज़्यादा है ये, तो 6 ज़्यादा है, +6। और अगर हम लोग 32 से 36 जाएँ तो यहाँ पर +4 ज़्यादा है। उसके बाद से 36 से यहाँ पर 42 तक जाएँ तो यहाँ पर कितना ज़्यादा है, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर 36 एंड 4 40 और यहाँ पर +6 है। उसके बाद से 42 से हम लोग 48 जाएँ तो यहाँ पर भी आप लोगों का +6 है। मतलब कि यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर +6 है, यहाँ पर +4 आ गया है और यहाँ पर +6 मतलब कि कोई पैटर्न ऐसा नहीं शो हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर अगर लेटर को हम लोग ऐड कर लेते हैं, लेटर का जो नंबरिंग होती है, जैसे कि यहाँ पर गेम दिया है ना, गेम GAME, तो जी का जो लेटर कोड होता है, नंबर होता है, वो कितना होता है, 7 होता है, और ए का 1 होता है, एम का आप लोगों का 13 होता है और ई का 5 होता है। अब सबको अगर हम लोग इसको ऐड करें, 7 + 1 + 13 और 5, तो चलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, 7 + 1 + 13 + 5, तो 7 1 8 8 5 आप लोगों का हो जाएगा 13 13 13 26, मतलब कि यहाँ पर 26 आ गया, ठीक है। अभी तो ये जो है जो लेटर दिए गए हैं, गेम का जो नंबरिंग है उसको ऐड करने के बाद यहाँ पर 26 आया है। अब इस तरीके से इसको भी देख लेते हैं, SCNG का भी आ रहा है कि नहीं। तो SCNG का देख लेंगे तो H का होता है आप लोगों का, H का होता है आप लोगों का 8, ठीक है, H का 8 हो जाएगा। C का आप लोगों का हो जाएगा, C का हो जाएगा ABC मतलब कि 3 हो जाएगा। N का आप लोगों का हो जाएगा 14, M का 13 तो N का 14, G का आप लोगों का हो जाएगा 7। ओके, अब सभी को ऐड कर लेते हैं तो 8 3 आप लोगों का हो जाएगा 11, 11 और 14 आप लोगों का हो जाएगा 11 और 14 मतलब कि 25 हो जाएगा, और 25 और 7 हो जाएगा आप लोगों का 25 एंड 5 आप लोगों का 30 और 32, ठीक है। तो 32 आप लोगों का आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो नंबर है उसकी जो यहाँ पर लेटर दिया गया है उसका जो एग्जैक्ट नंबर है उसको ऐड करने के बाद ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। ओके, तो इतना चीज़ हम लोगों को पता चल गया, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर अगला जो नंबर होगा, मतलब कि कौन सा लेटर आएगा, लेटर पे डिपेंड करेगा कि नंबर कौन सा होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर लेटर को हम लोग इसका सीरीज़ मिला लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मिलाते हैं दोस्तों। तो अगर हम लोग गेम को देखें, गेम से अगर हम लोग यहाँ पर गेम से यहाँ पर G से H पर जा रहे हैं, G से H पर आ रहे हैं, तो कितना बढ़ रहा है, GH मतलब कि +1 का यहाँ पर वृद्धि हो रहा है। A से C पर आ रहे हैं तो ABC यहाँ पर +2 का, ABC यहाँ पर +2 का जो है यहाँ पर वृद्धि हो रहा है। M से अगर हम लोग N पे आते हैं तो +1 का हो रहा है, और E से G पर आते हैं तो यहाँ पर +2 का हो रहा है, मतलब कि +1 +2 +1 +2, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर H से अगर हम लोग I पे आते हैं तो GHI यहाँ पर +1 हो रहा है, ठीक है, +1। उसके बाद से C से यहाँ पर D आ रहे हैं तो +1, और N से यहाँ पर O पर जा रहे हैं तो KLMNO यहाँ पर +1, और G से H पे आ रहे हैं तो यहाँ पर भी +1, मतलब कि इसके बीच +1 की बस यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, +1 इंक्रीज़ हुआ है। इससे यहाँ पर आ रहे हैं, अगर यहाँ पर अल्टरनेट पे शो हो रहा है, G में +1 ऐड करेंगे तो H आ रहा है, A में +2 ऐड करिए तो C आ रहा है, ठीक है, +1 +2 +1 +2। लेकिन इससे यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों का क्या आ रहा है, कौन सा क्रम आ रहा है, यहाँ पर +1 वाली सीरीज़ आ रही है। अब I से यहाँ पर आते हैं तो I से K पर आते हैं, GHI JK मतलब कि +2, D से E पर तो यहाँ पर +1, O से Q पर KLMNO PQ +2, और यहाँ पर S से I पर तो +1, मतलब कि यहाँ पर +2 +1 +2 +1 यहाँ पर सीरीज़ बन रही है। मतलब कि कौन कौन सा सीरीज़ बना यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, +1 +2 +1 +2, एक तो सीरीज़ ये हो गया। दूसरा सीरीज़ बना +1 +1 +1 +1, दूसरा सीरीज़ ये बना। तीसरा सीरीज़ बना +2 +1 +2 +1, ये सीरीज़ बना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर से यहाँ से यहाँ पे। उसके बाद से अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो K से L पर आ रहे हैं तो +1। अब E से हम लोग G पर जा रहे हैं तो यहाँ पर भी +1, EFG मतलब +2 आ रहा है, ठीक है। अब Q से हम लोग Q से R पर जा रहे हैं तो QR +1, और GHI JK +2, मतलब कि यहाँ पर सीरीज जो बन रहा है +1 +2 +1 +2।
अब आप लोग यहाँ पर सीरीज पकड़ पा रहे होगे, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक पैटर्न तो यहाँ पे है +1 और +2 वाला, एक पैटर्न यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके बाद से जस्ट यहाँ पर कौन सा आएगा, ये वाला सीरीज अब उठ के आना चाहिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। एल के बाद क्या आता है, तो एल के बाद आता है KLM, एम आता है, एम को मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, ठीक है। जी के बाद एच आता है, तो एच यहाँ पर +1 ऐड किए तो एच। PQR, आर के बाद आता है एस, और के के बाद आता है एल, मतलब कि MHSL। तो MHSL का जो कोड होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। MHSL, एम का जो कोड होता है वो क्या होता है, एम का अगर कोड देखें तो एम का होता है 13, ठीक है। यहाँ पर इसका कोड मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ, 13 होता है। एच का होता है आप लोगों का 8, और एस का जो होता है आप लोगों का 19 होगा, और यहाँ पर एच का होगा आप लोगों का 8, इसका भी फिर से 8 हो जाएगा, ठीक है। MHSL था ना, हाँ एल था ये, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है थोड़ी, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पर एल लिख लेते हैं। एल का जो कोड था वो क्या था, यहाँ पर एल का हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब सबको ऐड कर लेते हैं, 13 और 8 को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का 21 और 19 को ऐड करेंगे, 21 और 19 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, 40 और यहाँ पर 12 को ऐड करेंगे तो 52 आ जाएगा। मतलब कि MHSL इसका जो कोड होगा वो 52 होगा। देखिए ऑप्शन में कहीं पे है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मैच कर रहा है, MHSL 52। ये आप लोग का अगला जो है लेटर समूह होगा। ओके, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा अगला, यहाँ पर दिया है यदि m = 170, m = 170 तो w = व्हाट। तो m का जो कोड होता है वो कितना होता है, 13 होता है, 13 होता है ना। अब 13 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 13 का स्क्वायर करने के बाद 169 आता है, 169। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 170 दिया है, तो +1 इसमें ऐड किया गया है, ठीक है, तब यहाँ पे 170 आया है। इसी तरीके से दोस्त जो w है, ठीक है, तो W का जो कोड होता है वो कितना होता है, 23 होता है। तो 23 का स्क्वायर हम लोग जब करेंगे तो इसका कितना आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो 23 का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, 23, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, मतलब कि 6 6 12, 2 हाथ में आया 1, 2 2 जा 4, 1 5, मतलब कि 52 529 आया। इसमें भी +1 ऐड करेंगे तो 530 आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो मैच कर रहा है ऑप्शन वो है दोस्त ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 530। ओके, यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 530 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा अक्षर समूह अगला होगा। ठीक है, तो इस लेटर वाले सीरीज़ में भी हमको अगला जो सीरीज़ आएगा लेटर का उसको हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले पैटर्न को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। चलिए पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर M इसके बीच अगर देख रहे हो आप, M यहाँ पर M है तो यहाँ पर भी M है, यहाँ पर V है तो यहाँ पर भी V है, यहाँ पर P है तो यहाँ पर भी P है, यहाँ पर Y है तो यहाँ पर भी Y है, यहाँ पर S है तो यहाँ पर भी S है, तो यहाँ पर B है तो यहाँ पर भी B होगा। इतना चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, लेकिन सभी ऑप्शन में B है, सभी में B है। तो अब अगला हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। E से हम लोग देखते हैं, मैच करते हैं। E के बाद जस्ट क्या आता है, ABCD, E के बाद जस्ट F आता है, तो यहाँ पर +1 यहाँ पर ऐड किया गया है, +1 ऐड किया गया है। और यहाँ पर R के बाद क्या आता है, जस्ट यहाँ पर S आता है, तो इसमें भी +1 ऐड किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर D के बाद जस्ट आप लोगों का E आता है, ABCD E, तो यहाँ पर भी +1। उसी तरीके से Q के बाद R आता है, तो यहाँ पर भी +1। ठीक है, उसके बाद से C के बाद जस्ट D आता है, तो यहाँ पर भी +1। उसके बाद से यहाँ पर P के बाद क्या आता है, ABCD E F G H I J K L M N O P। P के बाद जस्ट Q आता है आप लोगों का, तो यहाँ पर Q हो जाएगा BQ आ गया। अब BQ तो इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे, अब अगले को हम लोग उठाएंगे। अगला है T के बाद यहाँ पर R दिया गया है, RST, तो यहाँ पर उल्टा क्रम चला है, RST मतलब +2। उसके बाद से यहाँ पर D है, तो D के बाद EF, यहाँ पर +2। इसी तरीके से यहाँ पर Q है, तो Q के बाद RS, यहाँ पर भी +2। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। ठीक है, उल्टा क्रम चलेगा। तो यहाँ पर D है, तो D किसके बाद आएगा, मतलब कि इसमें -2 करना पड़ेगा। D में -2 करेंगे तो कितना आएगा, ABCD, मतलब कि B आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर अगर हम लोग बी लिख ले रहे हैं तो बी के बाद सी डी, मतलब ये +2 ऐड करने के बाद यहाँ पर आ जा रहा है। तो बी क्यू बी देखिए कहीं पे है, यहाँ पर तो बी क्यू बी है लेकिन यहाँ पर बी क्यू ए है। तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर सी है, हमको आगे अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर पता चल गया, ऑप्शन बी हमको फाइंड मिल चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्या गया है, किसी कूट भाषा में टोमेटो को ब्रिंजल के रूप में जाना जाता है, ब्रिंजल को रेडिस के रूप में जाना जाता है, रेडिस को कैबेज के रूप में, कैबेज को ओकरा के रूप में जाना जाता है। ज़मीन के नीचे उपजने वाली सब्जी को क्या कहते हैं? तो ज़मीन के नीचे बेसिकली आप लोगों को पता है, यहाँ पर टोमेटो दिया है, टोमेटो तो ऊपर उगता है, और दूसरे में यहाँ पर रेडिस दिया है, रेडिस केवल आप लोगों का नीचे उगता है। ठीक है, यहाँ पर ज़मीन के नीचे उगता है रेडिस। ठीक है, तो रेडिस को किस फॉर्म में इसने शो किया है? तो कैबेज के फॉर्म में यहाँ पर शो किया है। तो ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जी को क्या कहेंगे? कैबेज कहेंगे, क्योंकि कैबेज को ही रेडिस कहा जा रहा है। तो कैबेज आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, यहाँ पर दिया है, नीचे दी गई प्रत्येक अक्षर को एक अद्वितीय संख्या आवंटित की गई है, संख्याओं के संयोजन का चयन कर इस प्रकार से करें कि अब अनुरूप वर्ण व्यवस्थित किए जाए तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। मतलब कि यहाँ पर एक लेटर का, मतलब कि यहाँ पर पैटर्न जो है वो इधर उधर करके दिया है इस लेटर का। अब इसको हमको एक क्रम में बैठाना है ताकि इसका कोई अर्थ निकले। तो यहाँ पर रुस्गा दिया है ना, रुस्गा, अगर हम लोग इसको क्रम में बैठाएं तो इसको सही क्रम में एस हो जाएगा, यू हो जाएगा, जी हो जाएगा, ए हो जाएगा और आर हो जाएगा, सुगर। ठीक है, सुगर। तो सुगर यहाँ पर एस को किस फॉर्म में इसने दिया है, कौन सा नंबरिंग दिया है? 5 दिया है, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। और यू का जो यहाँ पर नंबर हो जाएगा 3, यहाँ पर दिया गया है 3 दिया है तो 3 लिख लेंगे। और जी का दिया है इसने 7, तो 7 लिख लेंगे। उसके बाद से ए का दिया है इसने 9, तो 9 लिख लेंगे। और आर का दिया इसने 1, तो 1 लिख लेंगे। मतलब कि 5 3 7 9 1, 5 3 7 9 1 हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, तो देखिए कहीं पे ऑप्शन में है तो 5 3 7 9 1, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है आप लोगों का। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो लेटर का सीरीज दिया गया है, जो पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है वही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके पैटर्न को हम लोग पकड़ते हैं। तो Z से अगर हम लोग यहाँ पर U पर आते हैं तो यहाँ पर -5 किया गया है तब जाके U आया है। X से अगर हम लोग S पे आ रहे हैं तो यहाँ पर भी -5 किया गया तब जाके S आ रहा है। Y से अगर हम लोग T पर आ रहे हैं, T पर, ठीक है, तो यहाँ पर -5 किए हैं तब जाके यहाँ पर आप लोगों का टी आया है। W से अगर हम लोग आ रहे हैं R पे तो यहाँ पर -5 किया गया है तब जाके यहाँ पर R आ रहा है। इसी तरीके से P से अगर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पर -5 करेंगे तो आप लोगों का K आ जाएगा। N के बाद अगर हम लोग N से यहाँ पर -5 करेंगे, N से -5 करेंगे तो यहाँ पर I आ जाएगा। और O से अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे तो O से यहाँ पर -5 करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा J, मतलब कि KIJ। उसके बाद से M से अगर -5 करेंगे, यहाँ पर -5 करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का निकल के आ जाएगा H। ठीक है, क्या आ जाएगा? H। तो यहाँ पर KIJH ऑप्शन में देखिए कहीं पे है KIJH, तो KIJH यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिख रहा है, KIJH, ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है, उस विकल्प का चयन करना है जो अन्य से भिन्न है। तो कथकली, मणिपुरी, गरबा और ओडिशा। ठीक है, कथकली और मणिपुरी, गरबा और ओडिसी, इसमें से कौन सा भिन्न है? अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर जो आप लोगों का दिया है पहला ऑप्शन कथकली, और यहाँ पर जो दिया है आप लोगों का मणिपुरी और ओडिसी, ये कथकली, मणिपुरी और ओडिसी, ये जितने भी दिए हैं ये आप लोगों के क्या हैं? ये शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये तीनों आप लोगों को कथकली, मणिपुरी और ओडिसी, ये शास्त्रीय नृत्य के श्रेणी में आते हैं। अगर हम लोग गरबा की बात करें तो गरबा जो है ये गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? गुजरात का, जबकि ये शास्त्रीय नृत्य नहीं माना जाता है। गरबा, गरबा गुजरात का एक प्रसिद्ध नृत्य है, लेकिन ये कथकली आप लोगों का, मणिपुरी और ओडिसी, ये तीन जो हैं वो शास्त्रीय नृत्य हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का गरबा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ये भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा,
यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये आप लोगों का बेसिकली यहाँ पर नंबर दिया गया है, पैटर्न इसमें जो भी बैठा है लास्ट में पूछा है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो है यहाँ पर 2, 7, 16 और 29। अब इसका पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। तो 2 से 7 पे अगर हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर +5 ऐड करेंगे तब जाके यहाँ पर +7 होगा। और 7 से अगर हम लोग 16 पर आ रहे हैं तो यहाँ पर कितना हम लोग ऐड करें तो 6 और 3 आप लोगों का 9 हो जाएगा। यहाँ पर +9 ऐड किया गया है। 16 से यहाँ पर 29 पे आ रहे हैं तो यहाँ पर 4 और 9 यहाँ पर 13 + 13 ऐड किया गया है। और यहाँ पर अगर 5 और 9 के बीच देखें तो कितनी का डिफरेंस है, 5 और 9 के बीच तो 4 का डिफरेंस है, ठीक है। और 9 और 13 के बीच अगर देखें तो यहाँ पर कितनी का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी +4 का डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरीके से अगला भी +4 का डिफरेंस होगा। तो 13 में 4 ऐड करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 17, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 29 में 17 हम लोग जब ऐड करेंगे तो जितना आएगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो 9 7 आप लोगों का हो जाएगा 16। 16 का जो 1 है वो हाथ में आया, यहाँ पर कैरी हुआ 2 1 3 एंड 4। यहाँ पर एक जो कैरी हमने लिया था उसको इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 46 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्त वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिख रहा है 46, यही आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला, एक मिनट, ये वाला ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है मान लीजिए कि AB की बेटी BC की बेटी है, CD का भाई है और DE की माँ है। मतलब कि ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया है मान लीजिए AB की बेटी है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग फिगर को बना लेते हैं। तो AB की बेटी यहाँ पर दिया है, AB की बेटी है तो यहाँ पर हम लोग B लिख लेते हैं, B। और जो A है वो बेटी हो जाएगी किसकी, B की। उसके बाद से दिया है BC की बेटी है, जो ये B है वो C की बेटी है, मतलब कि ये भी किसी की बेटी है, ओके। उसके बाद से दिया है CD का भाई है, CD का भाई है, मतलब कि ये प्लस ये मेल हो जाएगा और ये D का भाई है। चलिए यहाँ पर भाई हो गया। उसके बाद से दिया है और DE की माँ है, जो ये D है, ये D है वो E की माँ हो जाएगी। किसकी माँ हो जाएगी, E की, मतलब कि ये भी फीमेल है। उसके बाद से क्या दिया है, यदि E मादा है, ये भी मादा है, मतलब कि ये फीमेल है, तो A E से कैसे संबंधित है, A E से कैसे संबंधित है। मतलब कि ये तो भाई बहन हो गए, ये भाई बहन हो गए, भाई की लड़की ये है और ये बहन की लड़की है, ठीक है। तो ये दोनों बहनें होंगी, मतलब कि चचेरी कह सकते हो, या ठीक है, यहाँ पर कज़िन होंगी दोनों। और इसकी जो बेटी है इस वाले की, जो ये A बेटी है, तो इस वाले की क्या लगेगी, तो ये भतीजी लगेगी, जाहिर सी बात है ये भतीजी लगेगी। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर B भतीजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का। यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त, यहाँ पर दिया है, एक मिनट, यहाँ पर दिया है यदि A $B का अर्थ क्या है, A B की बेटी है, और A हैज़ B का अर्थ है A B की बहन है, और यदि A B का अर्थ है A B का पिता है, तो W ये जो पैटर्न है, ठीक है, इसमें जो अलग अलग सिंबल हैं उसमें हम लोगों को रिलेशन शो करना है। तो हम लोग पहले इस पैटर्न को लिख लेते हैं, W $X Y हैज़ Z, ठीक है, ये आप लोगों का पैटर्न है। तो यहाँ पर दोस्त दिया है W@ और X। W@ का मतलब क्या होगा, यहाँ पर @ वाला ये है, तो इसका अर्थ क्या है, AB की बेटी है, मतलब कि WX की बेटी हो जाएगी। W किसकी बेटी हो जाएगी, X की बेटी हो जाएगी। तो यहाँ पर X की बेटी कौन हो जाएगी, W। यहाँ पर माइनस इसको कर लेते हैं। उसके बाद से दिया है X*Y, तो X*Y ये रहा, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, AB का पिता है, मतलब XY का पिता हो जाएगा, ठीक है। X किसका पिता हो जाएगा, Y का पिता हो जाएगा, ये प्लस है, Y का पिता हो गया। उसके बाद से दिया है यहाँ पर अब की बार हैज़ दिया है, तो हैज़ का अर्थ क्या है, AB की बहन है, मतलब कि YZ की बहन है। तो Y किसकी बहन हो जाएगी, यहाँ पर Z की बहन हो जाएगी ये, ओके। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या फाइंड करना है, यदि W के एक भाई और एक बहन है, यदि यहाँ पर दिया क्या है का अर्थ पिता है, तो इसका क्या अर्थ है, यदि W के एक भाई
और एक बहन है, ठीक है, एक भाई है और एक बहन भी है W की। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही होगा। तो ए दिया है ZX का पोता नवासा है। ZX का पोता तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ये बेटा हो गया, तो ये भी बेटी है, तो ये भी बेटा ही होगा क्योंकि ये भाई है। बी वाला ZX की पोती है, ZX की पोती कैसे हो जाएगी, ये भी गलत है। और सी है ZX का भाई है, ZX का भाई कैसे हो जाएगा, ये तो X पिता है ना, तो कैसे भाई हो जाएगा। अब डी दिया है ZX का पुत्र है, ZX का पुत्र है, ये सही है। तो यहाँ पर दोस्त जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ZX का पुत्र है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है मान लीजिए AB की पुत्री है, BC की बेटी है, CD का भाई है, DE की माँ है। यदि E पुरुष है तो AE से कैसे संबंधित है। चलिए हम लोग यहाँ पर फिगर को जो है वो ड्रॉ करते हैं। AB की पुत्री है तो यहाँ पर B की पुत्री कौन हो जाएगी, A जो कि फीमेल है। उसके बाद से दिया है BC की बेटी है तो BC की बेटी हो जाएगी, ठीक है, ये भी फीमेल है। उसके बाद से दिया CD का भाई है तो ये D का भाई हो जाएगा, ये प्लस ये जो है मेल हो जाएगा। उसके बाद से दिया है और DE की माँ है, D जो है वो किसकी माँ है, ये माइनस हो जाएगा, और ये किसकी माँ है, E की माँ है। और यहाँ पर दिया है यदि E पुरुष है, ये प्लस है, ठीक है, मेल है, तो AE से कैसे संबंधित है। अब सेम इसी तरीके का क्वेश्चन हमने पहले करवाया, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो A है वो E से कैसे संबंधित हो जाएगा, ये भांजी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, क्योंकि A जो है ये क्या है, फीमेल है और E मेल है, तो यहाँ पर भांजी लगेगी। ए जो है ई की क्या लगेगी, भांजी लगेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है निम्न जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो चलिए यहाँ पर उत्तर देते हैं। यहाँ पर x + y का अर्थ है x y के पिता है, x - y का अर्थ है x y की पत्नी है, x × y का अर्थ है x y का भाई है, x हैज़ y का अर्थ है x y की पुत्री है। तो यदि m + n हैज़ l हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो m + n है ना, m + n पहले है, तो मतलब कि यहाँ पर दिया है m प्लस वाले का x + y का अर्थ है x y का पिता है, तो मतलब कि m n का पिता हो जाएगा। m किसका पिता हो जाएगा, n का। यहाँ पर प्लस इसको लिख लेते हैं क्योंकि मेल है, पिता है। अब n हैज़ l का अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर x हैज़ y का अर्थ क्या हो जाएगा, x y की पुत्री है, मतलब कि n l की पुत्री है, ठीक है। n किसकी पुत्री है, l की पुत्री है, तो l की ये n पुत्री हो जाएगी। उसके बाद से दिया है क्या हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है। अब ये l की पुत्री है तो ये माइनस होगा क्योंकि ये दोनों एक ही पेरेंट्स के संतान हैं, तो यहाँ पर ये आप लोगों के आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, m हस्बैंड और l वाइफ हो जाएगी। अब यहाँ पर ऑप्शन में पहला दिया है m l का भाई है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। m l का पिता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, m तो पति है ना, तो यहाँ पर दिया है m l का पति है, m l का पति हो जाएगा, ये सही है। m l का पुत्र है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, m l का पति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है एक निश्चित कोड भाषा में यदि रमेश को इतना इस मतलब कि इसमें कोडित किया गया है और मिताली को इसमें कोडित किया गया, तो रणबीर को किस में कोडित किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं पैटर्न बना के। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर रमेश RAMES और H, इसको कोडित किया गया है TBNF और T और J में। तो अब हम लोग इसको यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। R से T पर आ रहे हैं तो यहाँ पर +2 यहाँ पर ऐड किए हैं, A से B पर आ रहे हैं तो +1 ऐड किए हैं, M से N पर आ रहे हैं तो +1, E से F पे आ रहे हैं तो +1, S से T पर आ रहे हैं तो +1 और S से J पर आ रहे हैं तो +2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पैटर्न दूसरे का देखते हैं, अगर इस तरीके से हो गया तब तो सही है, नहीं तो फिर दूसरा पैटर्न लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मिताली में लिख ले रहा हूँ, मिताली MITALI। अब इसको कोडित करते हैं NJVBN और J में। तो M से N पर आ रहे हैं हम लोग, अगर तो M से N पर आ रहे हैं तो +1, एक मिनट, +1 और GHIJ तो यहाँ पर भी +1
और पी क्यू आर एस टी यू वी यहाँ पर +2 हो जा रहा है, ए से बी +1, एल से एल एन +2 और जी एच आई जे यहाँ पर +1। तो यहाँ पर तो पैटर्न शो नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ पर ध्यान से आप लोग अगर देख रहे होगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक पैटर्न दिख रहा होगा, जो ऐसे लेटर हैं जो सम संख्या पर आ रहे हैं, ठीक है, जो सम संख्या पर आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आर है, ये सम संख्या पर आता है तो इसमें +2 ऐड किया गया है। और जो विषम संख्या पर आ रहे हैं, जैसे ए हुआ, एम हुआ, ठीक है, एम का कितना होता है 13 होता है, तो 13 विषम है, एक 1 होता है, ये भी विषम है, तो इसमें +1 ऐड किया जा रहा है। ए बी क्या है, अब ई का 5 होता है तो इसमें भी +1 ऐड किया गया है। एस बी विषम होता है तो इसमें भी +1 ऐड किया गया है। एच क्या होता है, सम होता है तो इसमें +2 ऐड किया गया है। इसी तरीके से इसमें भी देख लीजिए, एम क्या होता है, एम विषम होता है तो +1, और आई क्या होता है विषम तो +1, टी क्या होता है सम है तो +2 ऐड किया गया है। ए जो है विषम है तो इसमें भी +1 ऐड किया गया है। एल क्या है सम है तो इसमें +2 ऐड किया गया है। आई क्या है विषम है तो इसमें +1 ऐड किया गया है। इसी तरीके से दोस्त यहाँ पर जो आप लोगों का रणबीर है, ठीक है, रणबीर यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ RANBI और आर। तो रणबीर में हम लोग इसको कैसे सेट करेंगे, तो आर क्या होता है, आर जो होता है आप लोगों का, आर जो है वो क्या है, वो विषम संख्या पे आएगा, सॉरी आर जो है वो सम संख्या पे आएगा। तो इसमें +2 हमको ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, +2 ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा यहाँ पर निकल के, और मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ पर +2 ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, RST, यहाँ पर टी हो जाएगा। ए क्या है, ए विषम है तो इसमें +1 ऐड करेंगे तो ए के बाद बी आएगा, और एन KLMN, यहाँ पर एन क्या है सम है, मतलब कि इसमें +2 ऐड करना पड़ेगा तो KLMNOP, ठीक है, यहाँ पर पी आ जाएगा। अब बी क्या है, ए बी, यहाँ पर ये भी सम है तो इसमें भी +2 ऐड करेंगे तो BCD हो जाएगा, ठीक है। और आई क्या है, आई आप लोगों का हो जाएगा, जो आई है आप लोगों का वो भी क्या है विषम है तो इसमें +1 ऐड करेंगे तो GHI के बाद जस्ट आता है आप लोगों का जे। उसके बाद से आर क्या है, आर आप लोगों का सम है, मतलब कि ये इवन नंबर है आर, तो ये आप लोगों का यहाँ पर +2 हो जाएगा तो RST, मतलब कि यहाँ पर TBPDJT, तो देखिए कहीं पे है TBPDJT, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर पैटर्न ना शो करे तो कोई ना कोई तो पैटर्न ऐसा है कि मतलब कि इसमें लगता है, तो ये ऑड और इवन वाला भी आप लोग फंडा देख लोगे तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो है आप लोगों का ये रहा, इसको भी कोडित करना है। तो यहाँ पर फाइट को यहाँ पर इसने कोड किया है FIGST, इसको कोड किया है EHFG और S में। ओके, पैटर्न एक ही केवल दिया है, अगर ये जिस पैटर्न में रहेगा उसी पैटर्न में इसको भी हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पर कलर में चेंज कर ले रहा हूँ, F से यहाँ पर E पर आ रहे हैं तो यहाँ पर -1 यहाँ पर इसने किया है -1, ठीक है। E से H पे आ रहे हैं तो यहाँ पर भी -1 हुआ है, G से F पे आ रहा है तो यहाँ पर भी -1 हुआ है, S से G पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी -1, T से S पे आ रहे हैं तो यहाँ पर भी -1 हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर पीस लिख लेते हैं, PIECE, पीस में अगर हम लोग P से जो -1 करके नीचे आएंगे तो KLMNO हो जाएगा, ठीक है। I से नीचे आएंगे -1 करके तो I से जब हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर H हो जाएगा, और यहाँ पर E हो जाएगा -1, फिर से यहाँ पर B हो जाएगा -1, और यहाँ पर D हो जाएगा, ठीक है, -1 करेंगे तो OHEBD, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, OHEBD। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, ये भी आप लोगों का कोडिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है यदि फिलो को BCDE के फॉर्म में कोड किया है तो XURO को किस फॉर्म में कोड करेंगे हम लोग। यहाँ पर कलर में चेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ पर दिया है FILO, यहाँ पर कोड किस में किया गया है तो BCD और E में, ठीक है। तो B से अगर हम लोग F पर जा रहे हैं तो CDEF+4 किया गया है, और C से I पर जा रहे हैं तो कितना होगा CDEFGHIJ, अच्छा CDEFGHI, मतलब कि +6 किया गया यहाँ पर +4 B, और यहाँ पर +6, और D से L पर जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों का
+8 होगा। उसके बाद से ई से ओ पर जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ई से ओ पर जाएंगे +10। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है यदि फिलो को BCDE के फॉर्म में XURO को किस कोड में इसको परिवर्तित करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर फिलो लिखेंगे, फिलो लिख लेंगे और यहाँ पर इसका जो कोड है BCD और E, इसको अब हम लोग समझेंगे इसमें कौन सा कोडिंग किया गया है। B से अगर हम लोग F पे जा रहे हैं तो +4 यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है, CDEF। C से हम लोग I पर जा रहे हैं तो यहाँ पर +6 ऐड किया गया है। D से L पर जा रहे हैं तो +8 ऐड किया गया है और E से O पर जा रहे हैं तो +10 ऐड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 6 8 10 मतलब कि यहाँ पर 2 का यहाँ पर गैप है, 4 6 8 10 यहाँ पर हमको ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग अगर लिख लेते हैं यहाँ पर जो ये दूसरा है X और URO, मतलब कि x से -4 करेंगे तो कितना आएगा, x से -4 अगर हम लोग कर लें तो x से अगर हम लोग यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो t आना चाहिए। t लाएंगे तभी तो +4 करेंगे तो x आएगा। तो यहाँ पर t तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये आप लोगों का जो पैटर्न है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है FILO और यहाँ पर BCD और E। अब F का जो कोड होता है दोस्त, F का जो कोड होता है और I का, L का, O का, सबका देख लेंगे। F का कितना होता है, तो ABCDEF ये इसका 6 होता है, I का होता है 9, L का होता है कितना, तो LM यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा 12 और यहाँ पर O का कितना होता है, यहाँ पर 15 होता है। अब E का देख लेते हैं। यहाँ पर 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। यहाँ पर इसको यहाँ पर इधर लिखते हैं 6 9 12 और 15। और B का यहाँ पर होता है 2, 9 का होता है आप लोगों का, C का होता है 3, D का होता है यहाँ पर ABCD मतलब 4 होता है और E का होता है यहाँ पर 5। अब 2 से 6 यहाँ पर भागा किया गया है। यहाँ पर अगर भाग दें, यहाँ पर डिवाइड करें, 2 3 जा 6 होता है, यहाँ पर भाग करें 3 3 जा 9 होता है, 4 से यहाँ पर भाग करें 4 3 जा 12 होता है, यहाँ पर भाग दें 5 3 जा कितना होता है 15 होता है। तो मतलब कि यहाँ पर भाग किया गया। अब इससे भी देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का दिया है XURO, एक्स का कोड कितना होता है, एक्स का कोड अगर हम लोग देखें तो एक्स का आप लोगों का निकल के आएगा। तो यहाँ पर x का जो आप लोगों का यहाँ पर कोडिंग हो जाएगा x का, वो हो जाएगा 24। कितना होता है 24 होता है। u का अगर हम लोग देखें तो u का होता है आप लोगों का 21 और r का अगर हम लोग देखें r का कितना होता है 18 होता है और o का अगर हम लोग देखें तो o का कितना होता है 15 होता है। अब इसका अगर इसको 1 मिनट भागा 3 किया गया ना, तो हाँ 3 से डिवाइड इसको कर दीजिए, 3 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 8 आएगा। 3 से इसको डिवाइड किए तो 8 आया, इसको 3 से डिवाइड किए तो 7 आया और इसको 3 से डिवाइड किए तो 6 आया और इसको 3 से डिवाइड किए तो 5 आया। मतलब कि यहाँ पर 8 7 और 6 और 5 ये आप लोगों का जो है नंबर निकल के आया। तो 8 नंबर पे 8 पोजीशन पे कौन सा लेटर होता है, तो 8 पोजीशन पे आप लोगों का होता है, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, 8 पोजीशन पे होता है H और 7 पोजीशन पर कौन सा होता है, तो 7 पोजीशन पर आप लोगों का होता है Z और 6 पोजीशन पर आप लोगों का होता है F और 5 पोजीशन पे आप लोगों का होता है E। ठीक है,
क्या होता है, ई, मतलब कि HGFE। HGFE देखिए कहीं पे है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिख रहा है, तो यही आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, HGFE। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ये रहा। यहाँ पर ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है ए पूरब की दिशा में की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो पूरब की दिशा ये हो गया और 5 किलोमीटर ये चला। तो चलिए यहाँ पर 5 किलोमीटर बना लिए। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है, दाहिनी ओर मतलब कि इधर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 8 किलोमीटर भी चला दिए इसको। उसके बाद से वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, मतलब कि अब बाईं ओर मुड़ेगा। तो बाईं किधर होगा, तो बाईं इधर होगा, बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। ठीक है, 5 किलोमीटर चल दिया। वह फिर बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर आएगा, तो बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, फिर से 8 किलोमीटर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर हो गया। अब ये भी 5 है और 8 ये है, 8 ये भी है, मतलब कि ये दोनों जो है वो पैरेलल हो जाएंगे और ये भी 5 हो जाएगा, मतलब कि 5 को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर दिया है एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, इसको फाइंड करना है। जैसे कि लीप ईयर में कितने, सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं, तो 365 होता है। और लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है तो 366 यहाँ पर डे हो जाता है। अब इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर लेंगे, मतलब कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 डेज़ होते हैं। तो इसमें विषम दिनों की संख्या यहाँ पर इसने पूछा है, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 7 दूनी 14, 17 21, 7 चौक 28, 7 25 35, यहाँ पर 7 5 जा आप लोगों का। तो 7 से जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 7 5 जा आप लोगों का आ जाएगा 35 और बचेगा 1 तो 16 आ जाएगा। तो 7 2 जा आप लोगों का कितना आ जाएगा 14 और बचेगा शेषफल जो बचेगा वो बचेगा 2, मतलब कि शेषफल क्या बच रहा है 2 बच रहा है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का जो शेषफल बचा है वही आप लोगों का विषम दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी डायरेक्शन वाली क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर दिया है रवि अपने भाई को घर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर वो 4 किलोमीटर चला। उसके बाद से फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब इसका बायां जो है ये इधर होगा। तो यहाँ पर बाएं मुड़ता है और घर पहुँचने के लिए यहाँ पर 3 किलोमीटर चलता है। ये घर हो गया इसका घर। ठीक है, उसके बाद से वहाँ से वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है मतलब कि दायां इसका किधर हो जाएगा, इधर होगा। दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। ये पुस्तकालय हो गया, यहाँ पर 1 किलोमीटर चला उसने। उसके बाद दिया घर और चर्च के बीच की सबसे कम दूरी, घर और चर्च के बीच। रवि अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय, यहाँ पर चर्च है, चर्च से पुस्तकालय जाता है, ये चर्च है। और क्या दिया लास्ट में, घर और चर्च के बीच ये वाला दूरी इसने पूछा है। तो कितना हो जाएगा ये वाली दूरी, तो ये वाली दूरी दिया है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आप लोगों का 16। तो 16 और 9 कितना होता है 25 होता है। तो 25 किसका रूट है, तो 5 का रूट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है। तो यहाँ पर दिया है नियाज अपनी मछली तालाब से मछली बाजार गया। सबसे पहले वह सीधे 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में, मतलब कि उत्तर दिशा में वो 2 किलोमीटर चला। उसके बाद से दिया है उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ के वह दाएं मुड़ा। उसके बाद वह सीधे 3 किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर चला। फिर से दिया है उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बायां मतलब इधर हो जाएगा। तो बाएं मुड़कर वह मछली बाजार तक पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर चला। नियाज के मछली तालाब और मछली बाज़ार के बीच सबसे छोटी दूरी, मतलब कि यहाँ पर दिया है बाज़ार तक पहुँचने के लिए, मछली बाज़ार तक, ये मछली बाज़ार हो जाएगा। और नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाज़ार, ये रहा मछली तालाब और ये वाली दूरी इसने पूछी है। तो ये 2 है, ये 3 है, तो 2 और ये 2 हो जाएगा, मतलब कि ये 4 हो जाएगा और ये टोटल आप लोगों का 3 हो जाएगा। तो 4 और 3, 4 का स्क्वायर आप लोगों का 16, 3 का स्क्वायर आप लोगों का 9। ठीक है,
तो ये आप लोगों का पैटर्न हो रहा है। जैसे कि ये आप लोगों का 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, और ये 2 है आप लोगों का तो ये भी 2 है, दोनों मिलके यहाँ पर 4 हो जाएंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर आप लोगों का 9। 16 9 कितना होता है 25। 25 किसका रूट है तो 5 का रूट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें त्रिकोण को फाइंड करना है। इस फिगर में कितने त्रिकोण हैं तो इसको फाइंड कर लीजिएगा आप लोग। बड़े वाले का 1, उसके बाद से 2 3 फिर से 4, सबको ऐड करोगे ना तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा 13। ठीक है, इसका मैं आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी है। खुद से करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड, इसमें कौन सा भिन्न है। ठीक है, इसमें कौन सा भिन्न है, उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड में कौन सा भिन्न है। तो चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में दिया है नीचे 5 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक इनमें से भिन्न है। तो भिन्न का चयन करना है, उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड। तो यहाँ पर दोस्त जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में ये सारे आ जाएंगे, उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी सभी आ जाएंगे। लेकिन ब्रह्मांड तो अपना ब्रह्मांड होता है, ये अलग होता है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो डिफरेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। इस क्वेश्चन में क्या हमको करना है, बेसिकली यहाँ पर बेमेल का चयन करना है। जैसे दिया है भौतिक, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान। तो इसमें से बेमेल मतलब कि कौन सा भिन्न है, तो भूगोल आप लोगों का भिन्न दिख रहा है, क्योंकि भौतिक, रसायन और वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान ये सारे साइंस विज्ञान के सब्जेक्ट हैं। बाकी ये भूगोल जो है ये विज्ञान के सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर इसमें भी ये तो हमने करवा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन, यहाँ दिया अमरूद, तरबूज, सलाद पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार। इसमें से असंगत की पहचान करनी है हमको। तो इसमें से असंगत क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर आप लोग देख पा रहे हो तो अमरूद, तरबूज और ये सेब, कीवी, आम, नाशपाती ये सभी क्या है, फल। लेकिन सलाद पत्ता क्या है, ये आप लोगों का वेजिटेबल में आता है सलाद पत्ता। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए यही आप लोगों का बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नहीं, ठीक है, यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्त इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा। तो आप लोग जितना भी स्कोर किए हो, चाहे कम चाहे ज़्यादा, ठीक है, आप लोग अपना जो स्कोर कार्ड है उसको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।